तो आयरन हार्ट के पहले 3 एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां इस सीरीज को सीधे कनेक्ट कर दिया गया है आयरन मैन की स्टोरी से। रीरी विलियम्स की कहानी कंटिन्यू हो रही है वकांडा से आने के बाद, जहां वाइब्रेनियम के साथ काम करके उसे समझ आ रहा है कि उसे कुछ जबरदस्त बनाना है तो उसे पैसे चाहिए होंगे, और यही बेस है इस सीरीज का, जिसके चक्कर में रीरी टकरा रही है पार्कर रॉबिन्स के हुड से, जो कि रीरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। यहाँ इस सीरीज को बहुत अलग तरीके से आयरन मैन स्टोरी से कनेक्ट किया गया है, प्लस हमें कुछ आयरन मैन पैरेलल्स भी दिख रहे हैं यहाँ। इन सब के साथ साथ आयरन हार्ट सूट वाले सीन ऑसम है, और एआई को लेकर दिख रहा कॉमिक बुक अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है एमसीयू में, पर तीसरे एपिसोड तक इसकी आदत बन रही है। तो आइए आयरन हार्ट के पहले 3 एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। मैं आपको हर एपिसोड देखने के बाद उसका ब्रेकडाउन दे रहा हूँ, यानी एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में मुझे नहीं पता कि एपिसोड 2 और 3 में क्या हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 तो सीरीज शुरू होती है रीरी और नैटली के अपने अपने लाइफ गोल्स के बारे में एक वीडियो बनाने से, जहां रीरी कहती है कि उसे सबसे बेस्ट बनना है, चाहे स्टीव जॉब्स हो या टोनी स्टार्क, जबकि नैटली कहती है कि उसे बस खुश रहना है। अब ये बहुत सैड शुरुआत है, क्योंकि रीरी की ग्रेटनेस की जर्नी शुरू ही हो रही है नैटली के सपने बर्बाद होने से। तो जैसा कि इस एपिसोड में भी दिखाया गया कि रीरी के स्टेप फादर और उसकी बेस्ट फ्रेंड नैटली एक शूट आउट में मारे जाते हैं, ऐसा कॉमिक्स में भी होता है। अब इसी इंसिडेंट ने रीरी के लाइफ गोल्स को शेप दिया है। हमें यही एपिसोड में पता चल रहा है कि रीरी चाहती है सेफ्टी को रिवोल्यूशनाइज करना, जहां वो पुलिस, एम्बुलेंस वर्कर्स, फायर फाइटर्स के काम को फास्ट बनाना चाहती है आर्मर्स यूज करके, ताकि जो उसके पिता और नैटली के साथ हुआ वो अगर किसी और के साथ हो तो उन्हें जल्दी मदद मिल सके। हालांकि यहाँ रीरी के सोचने का तरीका थोड़ा सा फ्लॉड है, और मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया को शायद ज्यादा अच्छे से पता नहीं है कि टोनी स्टार्क ने 10 रिंग्स की कैद में क्या किया था। रीरी का मानना है कि टोनी स्टार्क महान बना क्योंकि उसके पास पैसे थे, वो बिलियनर था, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। टोनी स्टार्क ग्रेट बना जब उसने लोगों की मदद करने का फैसला किया, जब उसने बिना रिसोर्सेज के मिनिएचर आर्क रिएक्टर और आयरन मैन मार्क 1 आर्मर बनाया यिनसेन के साथ मिलकर। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रीरी को अपने आर्मर को सच बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, जहां यहाँ रीरी ये भी कहती है कि उसे एआई चाहिए। ये चीज कॉमिक्स में भी होती है, जहां रीरी अपना सूट तो बना लेती है और उसे रन करने के लिए उसे एआई की जरूरत पड़ती है, पर एआई कोई सस्ती चीज नहीं है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो यहीं से सीरीज शुरू हो रही है कि ये जो रीरी की पैसों की प्रॉब्लम है, यही रिस्पॉन्सिबल बन रही है उसके एमआईटी से बाहर निकाले जाने के लिए। वो पैसों के लिए लोगों को होमवर्क और असाइनमेंट्स बेच रही है। हालांकि रीरी को उसकी पैसों की प्रॉब्लम मेनली समझ आई वकांडा से आकर, जहां उसने देख लिया है कि वाइब्रेनियम क्या कर सकता है, और वाइब्रेनियम या वाइब्रेनियम जैसे रिसोर्सेज सस्ते नहीं हैं। इसीलिए वो अपने ग्रांट मनी से बनाए हुए सूट को लेकर एमआईटी से आ गई अपने शहर शिकागो, जहां उसके सूट में जो एआई है एमआईटी का ट्रेवर, वो माइक्रोसॉफ्ट के पुराने ऑफिस असिस्टेंट क्लिपी की तरह दिख रहा है। जिन लोगों ने विंडोज एक्सपी चलाया है वो जानते होंगे इसके बारे में, पर ट्रेवर रीरी की ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आगे जहां रीरी क्रैश करती है, वहां हमें दिखता है एक आदमी जो कि सबसे कह रहा है कि थैनोस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये थोड़ा वॉचमैन के द एंड इज नाई जैसा फील दे रहा है। यही हम मिलते हैं पार्कर रॉबिन्स यानी कि हुड की गैंग से, जहां उनका हार्डवेयर वाला बंदा उनकी चोरी में काम नहीं आ पाया, जिसकी वजह से हुड का कजिन जॉन रीरी को हायर करने निकला। अब ये पहले रिवील नहीं हुआ था, पर मैं हैरान हूँ एरिक आंद्रे को यहाँ देखकर, जो कि यहाँ प्ले कर रहे हैं स्टू का रोल, जिसे रैम्पेज के नाम से भी जाना जाता है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर हमें दिख चुका है पनिशर के साथ। अब रीरी की पैसों की जरूरत उसे गलत संगत के पास ले आई है, और हमें हुड के क्लोक और उसके असर के बारे में इसी एपिसोड में दिख गया, जहां उसके पीठ के निशान मुझे पैरेलल लगे आयरन मैन 2 के टोनी के पैलेडियम पॉइजनिंग के निशान से, जहां ऐसा लग रहा है कि हुड जितना अपने क्लोक को यूज कर रहा है उतना उसके निशान बढ़ते जाएंगे, और वो अपने निशानों को छुपा रहा है उन पर टैटूज बनाकर। एपिसोड 1 एंड होता है रीरी के अपने सूट को हुड के टनल मिशन के लिए प्रिपेयर करते हुए, जहां वो अपने ब्रेन को स्कैन करके अपना एआई बना रही है, जो कि दिखने में निकलती है उसकी बचपन की दोस्त नैटली की तरह। एपिसोड 2 तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है रीरी के अपने ब्रेन स्कैन से बने एआई से मिलने से। अब हमें एपिसोड 1 में दिखा था कि रीरी शूरी के बनाए हुए ग्रियोट एआई के एल्गोरिदम को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, और वो यहाँ इस एपिसोड में भी बोलती है कि वो ग्रियोट बनाना चाहती थी, पर उसके ब्रेन स्कैन ने बना दिया नैटली। ऐसा हुआ
क्योंकि रीरी उस टाइम नेटली के भाई हफ्स के बनाए हुए मिक्सटेप में नेटली की आवाज सुन लेती है, पर अपने एआई में अपनी डेड चाइल्डहुड फ्रेंड को देखना ये थोड़ा सा मेस्ड अप है। ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये एआई एमसीयू में देखिए बाकी एआई से बहुत अलग है, पर इसका रीजन पूरी तरह कॉमिक्स है। कॉमिक्स में टोनी की एआई फ्राइडे भी टोनी की कई बार बातें नहीं मानती है। हालांकि मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा एपिसोड के इंट्रो की, जो पहले और दूसरे एपिसोड में अलग अलग है और ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा। हम हुड की टीम से मिलते हैं, जहाँ जो हैकर है हुड के पास वो मैड्रीपुर से है। मैड्रीपुर का नाम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद अब हमारे सामने आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्वल मैड्रीपुर को टीवी तक ही रखे। हुड को रीरी की जरूरत है टनल के अंदर जाकर उसके हार्डवेयर को एक्सेस करने की। अब अच्छा हुआ हुड ने स्टू को पहले ही निकाल दिया, क्योंकि टनल के अंदर रीरी के अलावा कोई जा ही नहीं सकता था और इसीलिए रीरी रेडी करती है अपना सूट, जिसके लिए उसे और भी पार्ट्स चाहिए और उसके लिए वो मिलती है जो मैकगिलिकडी से, जो कि ऑब्वियसली फेक नाम है क्योंकि कोई भी अपना असली नाम ब्लैक मार्केट में लिस्ट नहीं करेगा। रीरी जो को ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लेती है। वहीं आयरनी ये है कि वो उसको अपने लिए स्टैंड लेने को भी कहती है। प्लस यहाँ जो बता रहा है अपने पिता के बारे में, जो कि एक इंजीनियर थे जो टेक से लोगों की लाइफ बदलने की बात करते थे। अब जो के पिता कोई पैसे वाले ही होंगे, जो उसके पास बढ़िया घर, बढ़िया वेयर हाउस और इतने जबरदस्त वेपन्स और पार्ट्स हैं। आपको हल्का फुल्का हिंट यहाँ लग रहा होगा जो की लेगेसी को लेकर, जो यहाँ अपने आप को टेक एथिसिस्ट कहता है, जिसका मतलब जो ने टेक के एथिक्स की पढ़ाई करी है, यानी जो नॉलेज रखता है टेक के मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज के बारे में, और जो चला रहा है ब्लैक मार्केट पर अपनी दुकान। ये कैसे एथिक्स है? एथिक्स की बात हो ही रही है तो रीरी जो से पार्ट्स लेकर पहुंचती है टनल पर कंट्रोल बनाने, जहां उसकी एआई नेटली ने अचानक आकर खुद प्रॉब्लम शुरू करी और खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, जिसके साथ पार्कर रॉबिन्स यानी हुड की पावर्स की हमें झलक मिली। अब हुड जब गाड़ी में गायब होकर सामने आया तो आपको सांस लेने की आवाज आई होगी। बहुत कॉमिक एक्यूरेट डिटेल है। बेसिकली हुड का क्लोक उसे अलाउ करता है कि जब भी वो अपनी सांस रोके तो वो गायब हो जाए, और यहाँ यही हुआ। प्लस हमें आगे हुड अपनी पावर्स से बुलेट कर्व करते हुए भी दिखता है। अब अगर ये सीरीज कॉमिक्स को इतना डिटेल में फॉलो कर रही है तो शायद हमें हुड की और भी पावर्स आगे देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ हमें उसकी प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। अब यहाँ वही आयरन मैन 2 वाला पैरेलल है कि हुड जितना अपने क्लोक को यूज करता जा रहा है, क्लोक उसको उतना ही अफेक्ट कर रहा है। प्लस उसको लेकर इस एपिसोड में भी कहा गया है कि शायद उसने किसी डीमन से लड़ाई करी है इस क्लोक के लिए। अब बात है कि ये कौन सा डीमन है, मेफिस्टो या डोरमामू। दूसरी तरफ नेटली के पास रीरी की मेमोरीज के साथ साथ उसका ट्रॉमा भी आया है, जहां वो गन देखकर फ्रीज हो गई। अब कोई मेमोरीज यूज करेगा तो उसके साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी। हालांकि ये पूरा अपोजिट है आयरन मैन 3 से, जहां टोनी को पैनिक अटैक आता है और उसका एआई जारविस उसे शांत करता है। पर जब एआई को पैनिक अटैक आएगा तो क्या होगा? हालांकि मैं ज्यादा हैरान हूँ कि पार्कर ने अपने आप को टनल के पेरोल में तो डाल दिया, पर ऐसे में ज्यादा आसान नहीं होगा टनल के लिए जो उन्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दें। इसका कोई सेंस नहीं है। एपिसोड के एंड में जो अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए उसके गार्डन को बर्बाद कर देता है, यानी जो का डार्कर साइड सामने आ रहा है, या वो हमेशा से सामने था ही। इन सब के ऊपर हुड के हैकर इतने लंबे नेल्स के साथ कैसे टाइप कर रहे हैं? असली टैलेंट तो ये है। एपिसोड 3 और एक और ऑसम इंट्रो के साथ एपिसोड 3 शुरू होता है, जहां मेन फोकस रहा हुड की क्लोक पावर्स का। हालांकि हमें ये भी पता चला कि हुड का कजिन जॉन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मिनट नहीं लगाता सर पटकने में। हालांकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हुड का पूरा नाम है पार्कर रॉबिन्स, और यहाँ सीरीज में उसे ऐसा लग रहा है कि वो अमीर लोगों के बिजनेस पर टारगेट करके गरीबों की मदद कर रहा है, बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह। जबकि यहाँ सीधे सीधे वो अपना फायदा देख रहा है और उल्टे लॉजिक बना रहा है अपने कामों के। दूसरी तरफ हमें जो की सच्चाई पता चल गई है, वो बेटा है आयरन मैन 1 के विलन और कई इलीगल एक्टिविटीज करने वाले ओबडाया स्टेन का, जिसका असली नाम है एजिकल ज़ीक स्टेन। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर टोनी स्टार्क का दुश्मन होता है, जहां वो एक्सपर्ट भी होता है बायो वेपनरी और नेक्स्ट जेन वेपन्स बनाने में। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे काम करना चाहता है, जैसे लोगों के लिए आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाना ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। हालांकि यहाँ जो हुड का आर्क मिक्स किया गया है, ये लिया गया है द ऑर्डर वॉल्यूम 2 से, जहां एजिकल ये सारे काम कर रहा होता है टोनी स्टार्क के खिलाफ। पर यहाँ कॉमिक्स से सीरीज में उसका बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट लिया गया है, साथ ही साथ उसका खुद पर एक्सपेरिमेंट करने वाला पार्ट भी। पर यहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है कि कहीं वो अपने पिता की तरह बुरा ना बन जाए, इसीलिए वो जबरदस्ती अपने घर में लिव लव लाफ वाले पोस्टर लगा रहा है। हालांकि एक चेंज उसमें आया है,
रीरी ने उसे ब्लैकमेल करना सिखा दिया। साथ ही साथ जीक वाला कनेक्शन वो पार्ट है सीरीज का जिसके लिए पहले बात हो रही थी कि ये सीरीज कहीं ना कहीं आयरन मैन स्टोरी से कनेक्टेड होगी, और अभी जीक के ओबडाया के बेटे होने से ये बात क्लियर हो गई है। इन सब के ऊपर हुड की सच्चाई सामने आ रही है, जहां उसने ही स्टू को मरवा दिया जैसे ही उसने उसे अपने ग्रुप से हटाया। अब रीरी पता लगाने निकली है हुड के क्लोक की सच्चाई। अब यहाँ एक डिफरेंट अप्रोच दिखाया गया है, हुड के क्लोक की एनर्जी को डिकोड करने का अप्रोच, जिसका हिंट हमें ट्रेलर में भी मिला था। आगे रीरी हमें दिखती है अपने एआई के साथ बॉन्ड करते हुए, जैसा कि आजकल हर कोई कर रहा है। प्लस हमें समझ आ रहा है कि जो पैनिक अटैक उसके एआई को आया था वो उसका खुद का पैनिक अटैक है, जिसके लिए नैटली एक अच्छे एआई की तरह उसको शांत करती है। हमें रीरी के स्टेप फादर के बारे में भी पता चलता है, एक टोनी स्टार्क फैन जिसने रीरी की ब्रोकन फैमिली को हील किया, रीरी के जीनियस को एनकरेज किया, और वो एक शूट आउट में मारे गए। अब रीरी बार बार अपने स्टेप फादर की ही बात रिपीट कर रही है कि वो एक आयरन सूट बना सकती है, इसीलिए वो उसे बना रही है। उनका कोट भी हमें यहाँ सुनाई देता है, जो हमने ट्रेलर में भी सुना था कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसे तोड़कर जोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। अब एक सेंस में ये अच्छा कोट है, क्योंकि अगर मुझे अपने फोन को समझना है तो उसको तोड़ के मेरा तो भला नहीं होने वाला। इन सब के ऊपर सूट वाले सीन यहाँ औसम है, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि सीरीज रीरी के कैरेक्टर आर्क पर हेविली फोकस्ड होने के साथ साथ हमें एक अच्छा सूट एक्शन दे पा रही है। एयरलम हाइस्ट में चीजें हाथ से निकल जाती है और हुड की सच्चाई सामने आती है, जिसके साथ साथ कजिन जॉन भी मारा जाता है। अब यहाँ से हुड के क्लोक की भी सच्चाई सामने आती है, जो कि हुड को टॉर्चर कर रहा है। ये बहुत हैवी हिंट्स है कि ये हुड बिलोंग करता है मेफिस्टो को। मैं बस एक्साइटेड हूँ इस क्लोक की ओरिजिन जानने के लिए। प्लस रीरी ने जीक का बायोमेश एयरलम के ग्रीन हाउस में छोड़ दिया है, यानी अब जीक मुसीबत में है। ये सीरीज अभी तक तो बहुत सही जा रही है, प्लस इसका म्यूजिक कितना शानदार है। अब देखना ये है कि ये स्टोरी आगे कहाँ जाती है और वहाँ साइंस और मैजिक कैसे कंबाइन होता है। अभी हमें क्लोक की ओरिजिन जाननी है, रीरी की फ्रेंड जिसको रीगन आलिया प्ले कर रही है उससे मिलना है, और जीक की कहानी क्या मोड़ लेगी ये देखना है। अच्छी बात यह है कि आखिरी 3 एपिसोड हमें अगले हफ्ते ही देखने को मिल जाएंगे। पर आपका क्या कहना है इन 3 एपिसोड्स के बारे में? आपके क्या विचार है सीरीज में आयरन मैन कनेक्शन को लेकर, और क्या हमें मेफिस्टो की आस लगानी चाहिए? आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।